इन्फ्लेशन पड़ा है, डिसइन्फ्लेशन पड़ा है, स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन पड़ा है। अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कौन कौन सी टाइप्स है, किस्में हैं। इन्फ्लेशन की बहुत सारी किस्में हैं। नंबर 1, लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन का हो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दोनों एक ही है। दूसरा है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है हाइपर इन्फ्लेशन एंड फोर्थ इज बोटल नेक इन्फ्लेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1, लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। Low inflation means when prices of goods and services are rising slowly, not rapidly. It ranges between 2% to 4%. दूसरा है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। It is also known as jumping inflation. Running inflation or alarming inflation. It ranges between 2 to 3 digits. That is between 10% to 100%. Hyperinflation. Hyperinflation means when inflation is very high. When a country's inflation rate exceeds 50% per month. Number 4, bottleneck
inflation. Bottleneck inflation means when countries supply falls drastically and demand remains the same. इन्फ्लेशन की कौन कौन सी किस्में हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। एक मैंने कहा है लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग स्लोली। ये वो इन्फ्लेशन होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस स्लोली राइज हो रही है, तेजी के साथ नहीं, रैपिडली, नॉट रैपिडली। इट रेंजेस बिटवीन 2% to 4%। जब 2% से लेकर 4% तक इकोनॉमी में प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो इस किस्म की इन्फ्लेशन को क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इकोनॉमी में प्राइसेस राइज हो रहे हैं लेकिन स्लोली 2% से लेकर 4% तक, इस किस्म की इन्फ्लेशन को हम लो इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इट इज आल्सो नोन एज जंपिंग इन्फ्लेशन। इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन या अलार्मिंग इन्फ्लेशन। खतरे की घंटी बढ़ गई है यहाँ जब इस किस्म की इन्फ्लेशन होती है। इट रेंजेस बिटवीन 2 to 3 डिजिट्स, 2 या 3 डिजिट्स के दरमियान जब इन्फ्लेशन हो रही हो, खास बिलखुसूस 10 से 30% के दरमियान। बिटवीन 10% से लेकर 100% तक जब इन्फ्लेशन हो जाए तो इस किस्म की इन्फ्लेशन को ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। जब इन्फ्लेशन वेरी हाई हो जाती है, व्हेन ए कंट्री इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 50% पर मंथ, हर महीने 50% इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो इस किस्म की इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। इस किस्म की इन्फ्लेशन इस वक्त कहाँ देखने, रिसेंट 2018-19 में इस किस्म की इन्फ्लेशन कहाँ देखने को मिलती है, वेनेजुएला में। इससे पहले भी 1945 में हंगरी में, जिम्बाब्वे और जर्मनी में, जिम्बाब्वे में 2008 में एंड जर्मनी में 1923 में इस किस्म की इन्फ्लेशन देखने को मिली है। किस किस्म की, हाइपर इन्फ्लेशन, जब 50% से ज्यादा पर मंथ राइज हो रहा है। रिसेंटली वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन हुआ है वहां लोग ले जाते थे दुकान पे, वहां वजन करते थे वो पैसों का, ऐसे नहीं गिनते थे। मीन्स दैट पैसों की वैल्यू कम हो चुकी है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, दुकान पे तोला जाता था उन पैसों को, फिर भी कुछ नहीं आता था, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इस किस्म की इन्फ्लेशन में हाइपर इन्फ्लेशन। बोटलनेक इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कहा जाता है व्हेन कंट्रीज सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली। सप्लाई टोटली कुछ नहीं रह जाती है और डिमांड रिमेन्स द सेम, लेकिन लोग डिमांड करते हैं हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सप्लाई कुछ नहीं रह जाती है। इस किस्म की इन्फ्लेशन को बोटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। अब है काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के काजेज क्या है वो हम लिखेंगे। काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। Inflation occurs when prices rise in the economy either through demand pull inflation or
cost push inflation. Inflation is caused due to a mismatch between demand and supply. That is, when demand exceeds the supply. Thus, inflation can occur either through demand pull inflation or cost push inflation. Or both. डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। काजेज क्या है कि इन्फ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में, मीन्स दैट प्राइसेस राइज क्यों हो जाती है। इसकी दो वजूहत है। दो वजूहत की बिना पे इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। या चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से इन चीज़ों की कीमत डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइसेस राइज हो जाती है। या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स दैट जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में प्राइसेस में राइज हो जाता है। उनकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उनके प्राइसेस, बाकी बाकी चीज़ों में उनके प्राइसेस राइज हो जाते हैं। उनके इनपुट्स में राइज हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो जाती है। इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन प्राइसेस राइज इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन तब हो जाता है जब इकोनॉमी में प्राइसेस राइज हो जाती है, आइदर थ्रू डिमांड पुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ती है उन चीजों की और प्राइसेस राइज हो जाती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या उन प्रोडक्ट्स जिनको हम खरीदते हैं उनकी प्राइसेस राइज हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम साउथ एशिया या साउथ एशिया या साउथ वेस्ट की इस वक्त बात कर रहे हैं। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस राइज हो गए हैं तो इन्फ्लेशन हो गई। जो गैस कल हमें 1000 में मिलता वो 1500 में मिलनी, वो कास्ट राइज हो गए, उसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। उन चीजों की, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस कॉस्ट जो है वो राइज हो गए, उसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इसी तरह इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मिसमैच। जब मिसमैच हो जाता है मीन्स दैट कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, कभी सप्लाई साइड से प्राइसेस राइज हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मिसमैच। जब मिसमैच हो जाता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में जब तवाजुन एक जैसा नहीं रहता है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं उन प्रोडक्ट्स की और प्राइस राइज हो जाती है, और कभी सप्लाई साइड में कॉस्ट प्राइस हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन प्राइसेस राइज हो जाती है। व्हेन डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, कभी कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड प्राइसेस राइज हो जाती है। दस इन्फ्लेशन कैन ऑकर आइदर थ्रू डिमांड साइड। डिमांड, कभी डिमांड साइड से भी इन्फ्लेशन हो सकती है, कभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जिस तरह मैंने कहा कि प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं मार्केट में उनकी प्राइस राइज हो जाती है। पेट्रोल हो, गैस हो, क्रूड ऑयल हो, बाकी चीजें, उन प्राइसेस जब सप्लाई कम होती है
तो प्राइस राइज हो जाती है, कास्ट या लेबर कास्ट ज्यादा लगती है, मजदूर ज्यादा मांगने लगते हैं कि हमारी प्राइस 500 थी पहले, अब हम 700 मजदूरी मांगते हैं, तो कास्ट प्राइस हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की, उसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स की प्राइस ज्यादा हो जाती है और इन्फ्लेशन हो जाता है और कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड साइड इन्फ्लेशन, किन वजूहात की बिना पर चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन। It is also known as demand pull inflation. Increase in demand can occur due to many reasons. Such as when too much money chasing too few goods. Number one. Number two, increase in public expenditure, especially by the government. E.g. aims roads, tunnels, bridges, metro rail projects, etc. Rapid GDP growth which leads to more employment. Increase in population, limited supply, artificial scarcity, expectancy of increase in prices in future. Reduction in direct taxes, which puts more money
in the hands of people. हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से किस तरह इन्फ्लेशन हो जाता है, किस तरह प्राइसेस राइज हो जाती है। प्राइसेस राइज हो जाते हैं किस वजूहत की बिना पर, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन, इट इज आल्सो नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन को। इंक्रीज इन डिमांड कैन ऑकर ड्यू टू मेनी रीजंस सच एज, डिमांड बढ़ जाती है कई सारी वजूहत की बिना पर। व्हेन टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है और खरीदने के लिए मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, लेकिन सप्लाई जो है वो कम है, पैसा ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि जिसके पास सप्लाई कम होती है वो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ा देता है। वो कहता है मैं बेचने को तैयार नहीं हूँ। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, आप खरीदने के लिए तैयार, हाई रेट्स पे भी उसको खरीदते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू फ्यू गुड्स मीन्स सप्लाई कम होती है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड राइज, प्राइसेस राइज हो जाती है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, स्पेशली बाय द गवर्नमेंट। खासकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट जब ऐलान करती है बजट में कि हमने क्या बनानी है, एम्स चाहे 200 या 1000 या 500 जितने भी एम्स हॉस्पिटल्स बनानी है, रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हमने ये बनाना है। अब क्या हो जाएगा, इसका असर क्या किस पे पड़ जाएगा? ब्रिक्स, सीमेंट और जो भी मटेरियल इनमें, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ भी हो, उनकी प्राइसेस राइज हो जाती है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर क्या गवर्नमेंट को यहाँ क्या करना चाहिए? अगर उसने कहा 200 एम्स के कॉलेजेस मुझे बनानी है तो फिर उसको 100 ही बनानी है, ताकि उन जो आयरन है उसकी डिमांड, अगर वो 5000 में एक क्विंटल बिकता था अब 7000 में बिक जाएगी, प्राइसेस राइज हो जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है ज्यादा। जब गवर्नमेंट है, खासकर गवर्नमेंट, आम जनरल में भी हम मकान बनाए, लेकिन जब गवर्नमेंट ऐलान करती है स्पेशली बाय द गवर्नमेंट, एम्स, रोड, टनल्स, ब्रिजेस, और तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फिर गवर्नमेंट को अपने टारगेट्स को कम करना पड़ता है ताकि उनकी डिमांड कम रहे। ये पॉइंट। रैपिड जीडीपी ग्रोथ, जब जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, यकीनी है जब पैसा आ जाता है, जीडीपी ग्रोथ तभी होती है जब हर सेक्टर में तकरीबन हम तरक्की करते हैं। जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, खर्च ज्यादा करेंगे तो उन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो खर्चा भी करना है। जिसके पास एक बच्चा है उसको 1000 खर्च करना है, 4 बच्चे हैं तो 4000 खर्च करने हैं, तो खर्च करना है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, तो उस वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल सिक्योरिटी में हम कहते हैं जानबूझकर सप्लाई को रोकना। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि कल किसी और चीज़ या परसों या 4 या 10 दिन के बाद इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, मैंने उसको रोक लिया घर में ही सप्लाई को, ताकि आने वाले टाइम में जब प्राइसेस राइज हो जाएंगे तो उस वक्त बेच दूंगा। आज फिर जानबूझकर सप्लाई को रोकना, उस वजह से भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास कुछ होता ही नहीं तो प्राइसेस राइज हो जाते हैं और इन्फ्लेशन हो जाता है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस इन फ्यूचर, जो मैंने भी कहा है कि ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे इन प्रोडक्ट्स की, इसलिए उन्होंने उसको रोक लिया है, तो लोगों ने डिमांड की तो प्राइसेस राइज हो जाती है। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को कम करती है तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो उसको क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो जाता है। ये रहा डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन में किस तरह प्राइसेस इन्फ्लेशन हो जाता है डिमांड की वजह से, इसको कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है उसकी वजह से कीमतों में राइज, प्राइसेस में राइज हो जाता है, उसको कहते हैं डिमांड साइड। और बहुत सारे फैक्टर्स है, मैंने चेंज दिखाया आपको, खुद भी पढ़ ली। अब है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन।
is also known as cost push inflation. Factors affecting inflation from the supply side can be many, such as number one, backward agriculture. Which is not able to produce enough food. Increase in the prices of goods and services. Such as raw material, input costs, higher wages, etc. Inefficient storage, and transportation. Inefficient storage and transportation, which leads to wastage and reduction in the supply. Four, rise in the prices of crude oil, natural gas, due to ongoing tensions in South Asia. Iran-Israel conflict. Rise in labor costs. Monopoly of
single supplier in the market. Which enables them to set an arbitrary pricing. सप्लाई साइड में किस तरह प्राइसेस राइज हो जाते हैं. सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स कीमतें बढ़ना. कीमतों में इजाफा होना. वजूहत क्या है कि कीमतों में इजाफा हो रहा है. इट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम द सप्लाई साइड कैन बी मनी सच एज. वजूहत क्या है कि प्राइसेस राइज हो जाती है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती है. सप्लाई साइड. बैकवर्ड एग्रीकल्चर. बैकवर्ड एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहां न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई नहीं किया जाता है. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाता है, और वहां जब इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोडक्शन कम निकलती है, डिमांड ज़्यादा होती है. लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे पास फूड होना चाहिए, लेकिन फूड की मकदार या किसी और चीज़ की मकदार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो जाते हैं. डिमांड ज़्यादा होती है, मकदार कम निकलता है, प्राइसेस राइज हो जाते हैं. बैकवर्ड एग्रीकल्चर विच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ फूड. इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में राइज हो जाना. मिसाल के तौर पर जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते थे, पोटैटो, बनाना, एप्पल्स में जो बॉक्स मिलता था 30 रुपए में, वो बॉक्स मिलता है 50 रुपए में इस साल. जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते थे, इस प्रोडक्शन को इन बॉक्सेस में भरते थे गाड़ियों में, जो फिर किराया था वो 30 रुपए थे, वो 50 हो गए. इस वजह से भी प्राइस राइज हो जाते हैं. सच एज रॉ मटेरियल इनपुट कास्ट, जो यहाँ से उस फसल को बनाने में मजदूरी लगती है, जो खर्चा जाता है उस पर, वो पिछले साल के बरक्स ज्यादा आता है. हायर वेजेस. दूसरी तरफ मजदूर मांगता था मजदूरी पिछले साल 500, इस साल 700. तो जब उस प्रोडक्शन को तैयार करने में ज्यादा खर्चा लग जाता है, अब ऑलरेडी उस प्रोडक्शन की कीमत भी ज्यादा होगी. तो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज रॉ मटेरियल हो, इनपुट कॉस्ट्स, इनमें इन पे ज्यादा कॉस्ट होता है. हायर वेजेस. कौन मांगता है? लेबर, क्योंकि वो कहते हैं हमें ज्यादा मजदूरी दो, 700 दो, 800 दो. इनपुट कॉस्ट, जो बॉक्स मिलता था 30 में, वो मिलता है 500 में, चाहे 50 में. इस तरह उस प्रोडक्शन को तैयार करने में खर्चा ज्यादा आता है, ऑलरेडी उसके प्राइसेस राइज हो जाते हैं. इनएफिशिएंट स्टोरेज. क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी जगहों पे स्टोरेज की ये जो स्टोरेज प्रॉब्लम है वो बहुत हर जगह आपको शायद देखने को मिलेगी. इस साल हम J&K की मिसाल देंगे आपको. इतना सारा फ्रूट्स खराब हुआ है. वजूहत क्या है? स्टोरेज, इनएफिशिएंट स्टोरेज. यहाँ स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है, किस जगह हम स्टोर करेंगे. या ट्रांसपोर्टेशन खराब हो जाते हैं, हम माल बेचते हैं, बीच में सड़क खराब हो गई, तो उस वजह से 20-30 दिन माल फंस जाता है सड़कों में, और वो खराब हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, एंड रिडक्शन इन सप्लाई, और सप्लाई कम हो जाती है. डिमांड ज्यादा होती है, लोग ज्यादा चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए, क्योंकि स्टोरेज की इनएफिशिएंट स्टोरेज है, एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो उतना ज्यादा बेहतर है नहीं, तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है और प्राइस राइज हो जाती है. राइज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. आम इन जनरल में भी आपको इनमें आपको राइज देखेंगे. प्राइस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में हर साल प्राइस राइज हो जाती है. बिल्कुल ड्यू टू ऑनगोइंग टेंशन इन साउथ एशिया, साउथ वेस्ट में, जो इस वक्त ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो प्राइसेस है, जो गैस है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, बाकी चीजें जो है, उनकी प्राइसेस राइज हो गई ड्यू टू ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है. राइज इन लेबर कास्ट्स. क्योंकि मैंने कहा कि लेबर पिछले साल मजदूरी मांगता था 500, इस साल 700.
तो इस वजह से इसकी डिमांड साइड की तरफ से जो डिमांड सप्लाई साइड की तरफ से जो सप्लाई मार्केट में पहुंचती है उसकी रेट ऑलरेडी हाई हो जाती है, इसकी वजह से आगे भी रेट मोनोपोली ऑफ सिंगल सप्लायर इन द मार्केट। अगर एक ही बंदा हो जो मार्केट में सारी सप्लाई को बेचता है, उसे पता है कि मैं जिस मीन्स दैट मन चाहे दामों पे वो सप्लाई को बेचता है। किसी के पास किसी को पता है सिर्फ राइस वीट हो टमाटो हो पोटैटो या कोई भी चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है वो सिर्फ एक बंदे के पास है। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है और किसी के पास वो है ही नहीं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें क्रूड ऑयल की जरूरत है, हमें पता है ईरान के अंदर ही ये निकलता है, बाकी बहुत सारी कंट्री में निकलता है लेकिन कम, ज्यादातर जो आता है वो ईरान से ही आता है। तो तमाम कंट्रीज जो वो रेट फिक्स करेगी उसको खरीदना ही पड़ेगा। इसी तरह आम चाहे किसी के पास मोनोपोली वो एक ही सिंगल सेलर जो एक ही बेचने हो वो अपनी मनचाहे दामों पे उस सप्लाई को मार्केट में बेचता है। तो ये रहा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। बाकी हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा, अब है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से किन किन लोगों को फायदा मिलता है और किन लोगों को नुकसान होता है इन्फ्लेशन के दौरान। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। व्हेन प्राइस राइजेस और द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, some groups of the society gain, some lose and some stand in between। हम इसकी तरफ देखते हैं, आप नजर रखिए। Effects of inflation, the effect of inflation is different on different groups and communities। Inflation जब हो जाती है इकोनॉमी में तो उसके असरात कुछ लोगों को क्या होता है, some the effect of inflation different on different groups and societies, अलग अलग इसके असरात पड़ते हैं। When price rises, जब प्राइस राइज हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी फॉल या मनी की परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो कम हो जाती है, सम ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी गेन, कुछ लोगों को इन्फ्लेशन के दौरान फायदा मिलता है, सम लूज, कुछ लोगों को नुकसान होता है, एंड सम स्टैंड इन बिटवीन, और कुछ लोगों को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ऑन बिजनेस कम्युनिटी पे इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है? दे सेल गुड्स टुडे एट करंट हाई प्राइसेस। बिजनेस कम्युनिटी चूंकि दे सेल गुड्स टुडे एट करंट हाई प्राइसेस, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो गुड्स को करंट हाई प्राइसेस पे बेचती है, बट द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स वाज पेड फॉर मंथ्स अगो एट लोअर प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस। क्योंकि उन्होंने उन गुड्स को इन्फ्लेशन से पहले खरीद रखे हैं कम दामों में और अब हाई रेट्स पे उनको बेचते हैं। क्योंकि कोई कहता है भाई इतना महंगा क्यों बेचते हो, भाई इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज हो चुकी है, हर किसी के प्राइस राइज हो चुके हैं तो बेचते हैं। लोअर प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस उन्होंने खरीदे वो कब, जब इन्फ्लेशन से पहले कम दामों पे उन चीजों को खरीदा था, अब बेचते हैं करंट हाई प्राइसेस पे। इस तरह बिजनेस कम्युनिटी को फायदा मिलता है। सो इट बेनिफिट्स द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस। तो बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिलता है क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रोडक्ट्स को पहले खरीद रखा है, अब हाई रेट्स पे बेचते हैं क्योंकि वो कहते हैं इन्फ्लेशन हो चुका है, हर किसी के प्राइस राइज हो चुके हैं, ये भी उसी दाम पे। तो बिजनेस कम्युनिटी को फायदा मिलता है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। और एक बात, जब लोगों को पता होता है कि आगे कीमतें बढ़ने वाली है तो वो पैसा बचाने के बजाय वो इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड या स्टॉक्स खरीदते हैं, पहले इन्फ्लेशन से पहले ही वो खरीदते हैं, फिर जब इन्फ्लेशन हो जाता है उसको महंगे दामों लोगों में बेचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी फायदा मिलता है। फार्मर्स पे इसका क्या असर होता है इन्फ्लेशन का? फार्मर्स यूजुअली गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। फार्मर्स को भी फायदा मिलता है जो इन्फ्लेशन के दौरान, क्योंकि बिकॉज दे गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर हार्वेस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि जो उनकी फसल होती है उनको वो अच्छे दामों बेचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इन्फ्लेशन हो चुका है, हर किसी में के प्राइसेस राइज हो चुके हैं, इनको भी बढ़ाओ कीमत। तो इन्फ्लेशन के दौरान फार्मर्स के जो फसल होती है जो वो मार्केट में लाते हैं उनको भी अच्छे दामों वो बेचते हैं, अच्छी कीमत मिलती है, उनको भी फायदा मिलता है। अनफिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनकी सैलरी होती है मिसाल के तौर पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी होती है, लेकिन फिक्स्ड होती है,
उनको क्या होता है, इन्फ्लेशन हिट्स वेज अर्नर्स एंड सैलरीड पर्सन वेरी हार्ड। उन लोगों को इन्फ्लेशन के दौरान नुकसान होता है, क्योंकि सिंस वेजेस डू नॉट राइज एट द सेम रेट, तनख्वाह उस रेट से नहीं बढ़ती है जिस रेट से इन्फ्लेशन है। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन अगर 9% या 10% या 11-12%, 20% है, उस रेट से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। उनकी तनख्वाह वो बढ़ती है फिक्स्ड रेट पे, जो एवरेज उनकी होती है। व्हाइल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स राइजेस, क्योंकि जब वो मार्केट में कोई चीजें खरीदते हैं वो महंगी मिलती है, सैलरी उनकी फिक्स होती है, उसमें उतना राइज नहीं होता है। इन्फ्लेशन कीमतों में इजाफा हो चुका है, तो इस लिहाज से ये इन्फ्लेशन हिट्स वेज अर्नर्स एंड सैलरीड पर्सन को इसके दौरान नुकसान होता है। इन्वेस्टर्स, यहाँ भी मैंने कहा इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है इन्फ्लेशन के दौरान, लेकिन जो इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं उनको यहाँ नुकसान होता है। ख्याल रखिए, दोज हु इन्वेस्ट इन डिवेंचर, जो कर्जा देते हैं, एंड फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज या फिक्स्ड, मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे कर्जा दिया है, उसने कहा 7% में आपसे इंटरेस्ट लूंगा, फिक्स्ड 7%। 1 लाख मैंने लिया, 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 उसको देना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है 20% या 25% या उससे ज्यादा या 15%, जो भी बढ़ चुकी है, तो मुझे कम देना है उसको, क्योंकि उनकी प्राइस उस दौरान उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, इन्फ्लेशन उससे कई गुना ज्यादा होती है, इस लिहाज से उनको नुकसान होता है। Those who invest in debentures and fixed income bearing securities like bonds, कुछ लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, फिक्स्ड होती है, वहां 7 या 8% कितना मिलेगा आपको 6 या 7 महीने के बाद, तो फिर इन्फ्लेशन उससे ज्यादा होती है, उस लिहाज से उनको नुकसान होता है। कौन? दोज इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे चाहे वो कर्जा देते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उसमें उनको नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर etc. Rule during inflation. If portfolio grows by 5% in a year, but inflation is 6%, अगर उन्होंने दिया है 5% की बुनियाद पे कि हम आपको ये दे देंगे, लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो क्या होता है? बट द इन्फ्लेशन इज 6%, योर रियल रिटर्न इज -1%। इस तरह उनको 1% नुकसान हो जाता है। जो फिक्स्ड इन्वेस्टर जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग पे खर्च करते हैं, यहाँ जब इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे देते हैं, वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग पे या सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनको नुकसान होता है जो फिक्स्ड पे करते हैं। मिसाल के तौर पर फिक्स्ड मैंने आपको इतने 7% पे वो दिया, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा हुआ, तो इस लिहाज से उनको नुकसान होता है। इन्फ्लेशन टेंड्स टू बेनिफिट डेटर्स, जो कर्जा लेने वाले लोग होते हैं उनको इन्फ्लेशन के दौरान फायदा होता है, क्योंकि वो देखिए debtors gain during inflation. Example, if you borrowed money to buy 100 units, आप या मैंने, हमने कर्जा लिया 1 लाख, जो भी लिया हमने उसको 100 यूनिट्स कुछ खरीदे हैं ऑफ प्रोडक्ट टुडे आज, एंड द इन्फ्लेशन कॉजेज प्राइस टू डबल, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो चुके हैं। द अमाउंट यू इवेंचुअली पे बैक माइट बी एबल टू बाई 50 यूनिट्स। जो अमाउंट एक कर्जदार फिर वापस करता है, हो सकता है उस अमाउंट से वो सिर्फ 50 यूनिट्स खरीद सकता है, क्योंकि प्राइस राइज हो चुकी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने कर्जा लिया बैंक से या किसी और से 1 लाख, मैंने एक बाइक खरीदी, चंद महीनों के बाद इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि मुझे वही 1 लाख या 1,10,000 वापस करने हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, इन्फ्लेशन की वजह से जो बाइक आज 1 लाख में मिलती है वो 1.5 लाख में मिलती है। जो पैसा मैं वापस कर दूंगा, क्या उस पैसे से वो बाइक उसको मिलेगी? मैं उसको 1,10,000 दे दूंगा 1 साल के बाद, लेकिन उसको वो बाइक मिलेगी 1.5 लाख में। जब उसने मुझे कर्जा दिया था 1 लाख, मैंने 1 लाख में खरीदी थी। तो इस तरह इन्फ्लेशन किसको फायदा देती है? जो कर्जदार होते हैं, जब इन्फ्लेशन हो जाता है कर्जदारों को फायदा मिलता है। मैंने 1 लाख कर्जा लिया, मैंने 1 लाख की बाइक खरीदी, 1 लाख के बदले मैंने 1,10,000 1 साल के बाद दे दिया, क्योंकि अब वो इन्फ्लेशन की वजह से वो बाइक 1.5 लाख की हो चुकी है। मैंने 1 साल के बाद 1,10,000 दे दिया, क्या वही बैंक या कोई और फर्म 1,10,000 से वो बाइक खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि उस बाइक की कीमत अब हो चुकी है
1.5 लाख। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है, प्राइसेस राइज हो चुके हैं। इस तरह कर्जदारों को फायदा मिलता है इन्फ्लेशन के दौरान जनरली। अब है व्हाट आर द रीजंस फॉर करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया और इन द वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं। बिलखुसूस इंडिया में करंट इन्फ्लेशन क्यों होती है, वजूहत क्या है? वेदर what are the reasons for current inflation in India? Weather or agricultural impact? Some parts of the country experience timely rain. हमारी कंट्री के कुछ हिस्सों में मौके मौके पर बारिश होती रहती है। while other parts of the regions face drought. कुछ एरियाज में ड्राउट होती है, खुशक साली होती है, which reduces crop yields. उनकी वजह से जो क्रॉप निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलती है, तो जब क्रॉप कम निकलती है डिमांड ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन होती है। वोलेटाइल फूड प्राइसेस, गैर मुस्तकम रेट होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड्स रिमेन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड्स की वजह से ही ज्यादातर इन्फ्लेशन होती है। कभी फूड्स की प्राइसेस कम हो जाती है, कभी ज्यादा होती है। फूड्स रिमेन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। वेजिटेबल सर्जेस, प्राइसेस ऑफ टमाटोज आपको पता है अब 45% इनके प्राइसेस में राइज हो चुका है, स्पाइक्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू सीजनल सप्लाई फ्लक्चुएशंस। टमाटोज की प्राइसेस रिसेंटली अप हो चुकी है 45%, इनकी रेट काफी हाई हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं डिफ्लेशनरी ऑफसेट्स, रिलीफ हैज कम फ्रॉम ओनियंस, बहुत सारा नुकसान हुआ किसानों को ओनियंस में -28%, गैरिक -31%, पोटैटोज -18%। इस तरह फ्लक्चुएशन जो प्राइसेस ऊपर एंड नीचे होती रहती है, इसकी वजह से भी प्राइसेस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। करंट इन्फ्लेशन जो मैंने कहा टमाटो की वजह से जो ज्यादा प्राइसेस राइज हो चुके, कीमत हाई हो चुकी है। एनर्जी एंड ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, एनर्जी की कमी जो होती है हर कंट्री को, उसी तरह हमारी कंट्री भी बिल्कुल एनर्जी कॉस्ट्स आर राइजिंग ड्यू टू एक्सटर्नल शॉक्स रादर देन डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड की वजह से नहीं एनर्जी कॉस्ट में राइज हुआ, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें असर कर गए। मिसाल के तौर पर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट है, नोटबली ईरान एंड इसराइल के दरमियान, उसकी वजह से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हम तक नहीं पहुंच पाया और डिमांड राइज हो चुकी है। लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है कि हमें चाहिए गैस, चाहिए पेट्रोल, चाहिए बाकी चीजें चाहिए। न सिर्फ इंडिया बल्कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सार्क कंट्री जिसमें आती है साउथ एशियन कंट्रीज में, वो भी असरअंदाज कर गए हैं। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल और ईरान की जंग की वजह से तमाम सार्क कंट्रीज उसी असरअंदाज और बाकी नेबरिंग कंट्रीज भी असरअंदाज हुई है और प्राइसेस राइज हो चुके हैं। इस वक्त आप देखिए पेट्रोल की प्राइस हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाए। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनकी प्राइसेस में राइज होने के चांसेस ज्यादा है। West Asia conflict, notably Iran and Israel, ongoing tensions have disrupted oil and natural gas supplies. इसकी वजह से उसकी सप्लाई में कमी वाक़ा हुई, वो रुक गई, वो स्ट्रेट बंद है अभी। आर्टिफिशियल सिक्योरिटी, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हुई। आर्टिफिशियल सिक्योरिटी आकर उसमें गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल होती है बट देयर फ्लो टू द मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई जानबूझकर सप्लाई को रोकता है ताकि जब प्राइस राइज हो जाए मैं उसको बेच दूंगा मार्केट में। तो इस तरह आर्टिफिशियल सिक्योरिटी क्या होती है? जानबूझकर सप्लाई को रोकना ताकि प्राइसेस राइज हो जाए। इस तरह इन्फ्लेशन हो जाता है आर्टिफिशियल सिक्योरिटी से। लो इंटरेस्ट रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक बात जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कम लगाता है तो मनी फ्लो आवाम के पास ज्यादा पहुंच जाता है, वो ज्यादा खर्चा करता है। जब ज्यादा खर्चा करता है तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और प्राइसेस राइज हो जाती है। और एक्सचेंज रेट की वजह से भी इस वक्त डॉलर की कीमत हो चुकी है। जब हम दरामद की चीजें, दरामद और बरामद, जब हम बाहर की चीजें खरीदते हैं तो हमें वो महंगी मिलती है एक्सचेंज रेट की वजह से।
चूंकि डॉलर की कीमत हाई हो चुकी है, मनी की वैल्यू कम हो चुकी है। 92 या 93 रुपीज $1 93 रुपीज के बराबर हो चुका है। तो जब हम बाहर की चीजें खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो एक्सचेंज रेट पे भी असर पड़ता है। ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वो खुद भी देख लीजिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, या हम वर्ल्ड में भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों में इजाफा क्यों हो रहा है।